हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मनोरमा इंडस्ट्री जो कि वेस्ट टू वंडर प्रोडक्ट बनाती हैं, उस बारे में बात करेंगे। इनका बिज़नेस मॉडल क्या है। दूसरी बात, ये जो कंपनी है इन्होंने अभी रिसेंटली अपने रिज़ल्ट पोस्ट करे हैं और कौन कौन ऑर्गेनाइज़ करी है, तो उसके अंदर इन्होंने क्या कहा है और इनका रिज़ल्ट कैसा रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बिज़नेस मॉडल से। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, जितना भी वेस्ट होता है उससे वंडर वाला काम करती है एक तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो प्रोडक्ट्स हैं। तो मनोरमा इंडस्ट्री क्या करती है, बेसिकली ये CBE डेट इज़ कोको बटर इक्विवेलेंट बनाती है, जो कि यूज़ होता है पर्सनल केयर इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में और FMCG इंडस्ट्री में, जहाँ पे स्पेशली चॉकलेट वाले डोमेन में इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये बनाती है स्ट्रीन और अदर तरह की जो कस्टमाइज़ जो वर्षा होती है, या फिर यूँ कहूँ कस्टमाइज़ जो फ्रेट होती है, जो अलग अलग कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट होती है इन FMCG सेक्टर, इन पर्सनल केयर सेक्टर, वहाँ पर और कॉस्मेटिक सेक्टर के अंदर, वहाँ उनके लिए कस्टमाइज़ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का काम करती हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके मार्केट और डिमांड के बारे में, क्योंकि ये जो CBE होता है यानी कि चोको बटर इक्विवेलेंट होता है, ये सस्टेनेबल होता है और एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली होता है। दूसरी बात, जो चोकोज़ होते हैं, तो चोको के जो प्राइस होते हैं, सॉरी कोकोज़ होते हैं, चोकोज़ नहीं है यहाँ पे, कोकोज़ है। कोकोज़ के जो प्राइस होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, जिस वजह से जो कोको बटर इक्विवेलेंट है, ये बेनिफिशियल है फॉर द इंडस्ट्री के लिए टू हैंडल द प्राइस वॉलेटिलिटी, जिस वजह से। और इंडिया के अंदर पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अभी FSSAI ने, जो इंडिया की फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइज अथॉरिटी है, उन्होंने अभी तक 5% तक CBE यानी कि कोको बटर इक्विवेलेंट को यूज़ करने के लिए परमिशन दे रखी है। तो काफ़ी अंडर ट्रेप्ड मार्केट है और फ्यूचर में ये परमिशन और ज़्यादा बढ़ेगी। उसके अलावा अगर इसकी वैल्यू चेन इंटीग्रेशन की बात करें तो कंपनी मतलब सोर्सिंग से लेके पूरा मतलब कस्टमाइज प्रोडक्ट तक पूरा कंपनी खुद करती है। अगर सोर्सिंग की बात करूं तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, लाइक सील होता है, साल होता है, मैंगो के जो आम होते हैं, आम की जो गुठलियाँ होती है, वो इनके लिए रॉ मटेरियल की तरह का काम करती है। और ये सोर्स करते हैं, कुछ पार्ट इनका इंडिया से होता है, कुछ इनका वेस्ट साउथ अफ्रीका से होता है, जहाँ पे इन्होंने अपनी सब्सिडरी इस्टेब्लिश कर रखी है पहले से ही। तो वहाँ से भी रॉ मटेरियल को इंडिया के अंदर लेकर आना और वहाँ से इनको रॉ मटेरियल मैनेज करने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। उसके अलावा अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो कंपनी एडवांस रिफाइनरी फैसिलिटीज़ को यूज़ करती है, और जिसकी कैपेसिटी है टोटल 4000 टन से ऊपर की। और इनके 2 प्लांट है, एक पुराना प्लांट है जो अपनी कैपेसिटी का 100% तक यूटिलाइज़ हो रहा है, और दूसरा नया प्लांट है जो अपने 40 to 50% के समथिंग अभी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर रहा है। उसके अलावा अगर हम R&D की बात करें तो कंपनी फोकस करती है बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे, टू कस्टमाइज जो फेट होती है उसको बनाने में एज़ पर द कंपनी, जिस भी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो काफ़ी कंपनी R&D करती है स्पेशली कस्टमाइज फेट के लिए। दूसरे अगर हम बात करें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो इनके पास में है CBE यानी कि कोको बटर इक्विवेलेंट, उसके अलावा स्ट्रीन, और अलग है कस्टमाइज्ड फेट, जो कि जैसी जैसी कंपनी को, अलग अलग कंपनी को जो जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये उनके लिए बनाती है। दूसरे अगर हम सेल्स चैनल की बात करें तो इनकी जितनी भी सेल्स होती है वो B2B होती है, यानी कि क्योंकि ये एक तरीके से जो भी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी को बैकएंड सपोर्ट करती है। बैकएंड सपोर्ट यानी कि उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और ये हर एक कंपनी को अपनी कस्टमाइज फेट प्रोवाइड करती हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी इनकी जगह उन कंपनी के पास नहीं ले सकते, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एनुअली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और अगर हम बात करें मार्केट की तो 73% ये एक्सपोर्ट से आता है, जो स्पेशली जापान, यूरोप, लैटिन अमेरिका और मीना जैसी कंट्रीज से होता है, और 27% इनका डोमेस्टिक यानी इंडिया में से बिज़नेस होता है। अगर रेवेन्यू स्ट्रीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्सपोर्ट जैसे कि 73% होता है, डोमेस्टिक में 27% होता है, और CBE प्रोडक्ट की बात करें तो वो 30% है इनके रेवेन्यू का। स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीन है 40% इनके रेवेन्यू का, और अदर प्रोडक्ट है जो कि है लगभग 30% इनके प्रोडक्ट का। अगर हम कस्टमर सेगमेंट वाइज बात करें तो इनके ग्लोबली जितने भी चॉकलेट के मैन्युफैक्चर हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोबल, वो इनके क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा पर्सनल केयर कॉस्मेटिक कंपनीज़ इनके क्लाइंट हैं, फूड प्रोसेसिंग जो कंपनीज़ हैं वो भी इनके क्लाइंट हैं, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बेसिकली एनुअली होते हैं और स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और कस्टमाइज प्रोडक्ट ये सर्व करते हैं सामने वाली कंपनी को। तो इससे बेनिफिट है कि इनके पास जो भी इनका कोई कॉम्पिटिटर आसानी से मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पर अगर हम इनका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात करें तो CBE यानी कि कोको बटर इक्विवेलेंट और
जो सस्टेनेबल फैट है उसके अंदर ये नीश स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हर एक कंपनी की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो अलग होती है, तो उस हिसाब से कस्टमाइज़ उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, जो इनके ऑपरेशन है वो पूरी वैल्यू चेन को टैकल करते हैं। मतलब ये जो जैसे कि इंडिया या फिर वेस्ट अफ्रीका से जितने भी सीड है वहाँ से कलेक्ट करके इनको फाइनल एंड तक पहुँचाना, मतलब पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट डिलीवर करने तक इनकी पूरी खुद की वैल्यू चेन है। तो ये काफ़ी इनके लिए इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, इस वजह से इनका तो ये काफ़ी वैल्यूबल चीज़ है किसी भी बिज़नेस के लिए। अगर हम ग्लोबल फुट प्रिंट की बात करें तो करंटली अभी वेस्ट अफ्रीका में अवेलेबल है, जहाँ से रॉ मटेरियल को भी प्रोक्योर करते हैं। उसके अलावा अगर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, इनका सीजनल बल्क परचेज़, ये इनकी सबसे बड़ी कॉस्ट है। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंगो है, मैंगो मोस्टली इन समर सीज़न के अंदर आते हैं, तो इनको उस टाइम ही एक्स्ट्रा मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा इनको इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ता है रॉ मटेरियल की, क्योंकि वो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एनुअली बेसिस पर होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। तो इनको पता है कि कस्टमर, जो इनका कस्टमर है वो इनसे डिमांड तो रेज़ करेगा, मतलब डिमांड, कस्टमर डिमांड रेज़ होगा, तो उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इनको ज़्यादा मात्रा में जो इन्वेंट्री उसको होल्ड करना पड़ता है रॉ मटेरियल की, क्योंकि उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। दूसरा है प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इनकी। उसके अलावा अगर हम बात करें एम्प्लॉय और R&D एक्सपेंसेस है इनके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, और लॉजिस्टिक और वेयर हाउस कॉस्ट है, क्योंकि जैसा कि ये प्रोक्योर करते हैं जितना भी रॉ मटेरियल है, तो उसको होल्ड करने के लिए वेयर हाउसेस की कॉस्ट भी इनको पड़ती है। अब हम बात करते हैं इसके कॉनकॉल और जो इनका Q4 FY25 में इनका क्या अपडेट है, क्या रिजल्ट है, उसके बारे में। अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है 771 करोड़ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर पे 69% की इसमें ग्रोथ आई है। दूसरी बात, अगर EBITDA की बात करें 191 करोड़ का इनका EBITDA है, और इसमें अगर ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू अगर हम बात करें तो 24.8% का इनका मार्जिन रहा है, EBITDA मार्जिन। और पेट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें 112 करोड़ का इनका पेट रहा है। पेट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि अगर पेट मार्जिन की बात करें तो वो 14.5% का बनता है। अभी कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है, मतलब कर्जा है, वो लगभग 380 करोड़ के समथिंग है। और ये जो इसका प्राइमरी वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल लोन है इसमें, जो प्राइमरी जो लोन है। और इनका ये कहना है कि अगले 3 से 4 सालों के अंदर ये अपने लोन से कंप्लीट डेट फ्री कंपनी बनने की उम्मीद रखते हैं। दूसरा, अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री के अंदर 549 करोड़ अभी होल्ड पे हैं, जिसमें से 400 करोड़ का इनका रॉ मटेरियल है, क्योंकि सीजनल बिजनेस है तो इनको रॉ मटेरियल होल्ड करना पड़ता है। सीजनल बिजनेस नहीं है, सीजनल, इनका रॉ मटेरियल सीजनल है, दैट्स वाई दे होल्ड द रॉ मटेरियल एज अ इन्वेंट्री, दैट इज़ द रीज़न। 400 करोड़ के इनके पास रॉ मटेरियल है, और लगभग 150 करोड़ के समथिंग इनका फिनिश्ड गुड है, जो कि कंपनी, मतलब जो इनके एज़ पर द डिमांड आगे ये कंपनी को सेल आउट करेंगे। और अगर हम बात करें कि कैपेसिटी वाइज, तो इनका ओल्ड प्लांट है वो 100% अपनी कैपेसिटी पे यूटिलाइज़ हो रहा है। वो जो नया प्लांट है वो लगभग 40 से 50% के बीच में अभी जो है कैपेसिटी यूटिलाइज़ हो रही है। और अगर कंपनी के ROC और ROE की बात करें ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.3%, और ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो है यहाँ पर 33% के समथिंग। तो इससे ये पता चलता है कि ROE और ROC अगर 20 के ऊपर है, इसका मतलब है कि जो कंपनी है वो स्ट्रांगली कैपिटल को इफ़िशेंटली यूज़ कर रही है, मतलब काफ़ी कैपिटल इफ़िशेंट कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अगर हम गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्होंने गाइडेंस दी है कि रेवेन्यू को अगले साल तक, मतलब इनकी जो सेल्स है यानी कि रेवेन्यू बनता है इनका टोटल, वो 1050 करोड़ के समथिंग ये लेकर जाएंगे। अभी करंटली इनका 7771 करोड़, और उसको 1050 करोड़ तक लेकर जाएंगे, यानी कि लगभग अगर समवेयर बिटवीन 30 to 33% की ग्रोथ करेंगे। अगर हम देखें तो करंटली अभी इन्होंने 69% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करी है। अगर देखा जाए फ्यूचर में इनका जो ग्रोथ का जो फेज़ है वो 33%, 33% के समथिंग रहा है। अब देखा जाए तो ये अगर परसेंटेज टर्म है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डाउन हुआ है, बट अगर वॉल्यूम वाइज या वैल्यू वाइज बात करें तो ये ज़्यादा होगा। अब जैसे जैसे किसी भी कंपनी का जो बेस है वो बड़ा होने लगता है, तो लॉन्ग टर्म में उसकी जो ग्रोथ है यानी परसेंटेज ग्रोथ में उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। वैल्यू टर्म में तो ग्रोथ आती है, लेकिन जो परसेंटेज वाइज है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, और ये हर बिज़नेस के साथ में होता है। दूसरा, अगर हम इनके ऑपरेशन एफिशिएंसी की बात करें तो इनका EBITDA मार्जिन 24.8% है इनके रेवेन्यू पे, यानी कि EBITDA मार्जिन। और अगर आप ये EBITDA मार्जिन, पेट मार्जिन, इनके बारे में जो भी रेशो है, ROE ROC ये चाहते हैं, इस पर पूरी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। और EBITDA मार्जिन इनका 24.8% होने का रीज़न है क्योंकि इकॉनमी ऑफ स्केल है, यानी कि सेम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा
अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को इन्होंने बढ़ाया। दूसरा प्रीमियमाइजेशन है इनके हर प्रोडक्ट लाइन में। ये जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या प्रोडक्ट मिक्स है वो हर एक कंपनी के हिसाब से डिफरेंट है, जिस वजह से इनके जो भी प्रोडक्ट ये डिलीवर करते हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरह ही डिलीवर करते हैं और कस्टमाइज़ प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, तो वहाँ पे मार्जिन अच्छा होता है। दूसरी ऑपरेशन एफिशिएंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरी वैल्यू चेन को ये संभालते हैं, तो इनके पास ऑपरेशन एफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर हम बात करें कि इनका जो वर्किंग साइकिल है वो भी रिड्यूस हुआ है। पहले वर्किंग कैपिटल साइकिल था 150 डेज़, जो घट के 120 से 130 दिन के बीच में ये रहा है। अब दूसरी बात, कंपनी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका मैनेजमेंट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। दूसरी बात, काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है और फ्यूचर मतलब काफ़ी रियलिस्टिक और कॉन्फिडेंट इनके मैनेजमेंट की टोन लगी, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ को काफ़ी क्लियरली बताया कि हमारा जो बिज़नेस है उसमें हमको रॉ मटेरियल को होल्ड करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो कैपेक्स है ज़्यादा लग रहा है, मतलब उसमें पैसा, इन्वेंट्री में पैसा लगा हुआ है। और कोई भी कंपनी अगर वो इन्वेंट्री को स्टोर कर रही है, रॉ मटेरियल को स्टोर कर रही है या इन्वेंट्री में पैसा लगा रही है, इसका मतलब उसको फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही है। अगर ग्रोथ दिख रही है तो धंधा भी दिख रहा है, तो डेट्स वाई मैं इस कंपनी को लेके काफ़ी पॉजिटिव हूँ। पर कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।